हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष पीएम, जो कि आज आपके लिए एक बिल्कुल लॉजिकल और प्रैक्टिकल सेशन लेकर आया हूं। क्योंकि ये लॉजिकल प्रैक्टिकल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे क्या 15 लाख बच्चे हर साल जेईई एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। और अगर सही मायनों में पूछा जाए तो मात्र कुछ 50-60 हजार ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ जाते हैं या शायद ड्रीम के आसपास जा पाते हैं। पर बचा हुआ जो 14.5 लाख बच्चा है या रफली 14 लाख बच्चा है, वो बच्चा अपने ड्रीम तक नहीं पहुंच पाता। फिर उस बच्चे को कोई एक एवरेज ऑप्शन के साथ सेटल आउट करना पड़ता है, प्रोबेबली नॉट सो गुड। तो हेंस बाद में एक एवरेज ऑप्शन के साथ सेटल करो, उससे बेहतर है, जैसा मुझे लगता है, कि आप पहले से अपने प्लान बी पे काम करो। क्योंकि ये एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें महज 1 से 2% बच्चा आईआईटी तक पहुंच पाता है। 1% इनफैक्ट 1 से 1.5 भी बोलना गलत है। 1% बच्चा आईआईटी पहुंचता है और सारे सरकारी कॉलेजेस वगैरह मिला लोगे तो रफली 4 से 5% बच्चा अपने गंतव्य तक पहुंच पाता है। बचा हुआ जो बच्चा है वो कहीं नहीं पहुंचता। तो हेंस वो बचा हुआ बच्चा कोई एवरेज मीडियोकर लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करे या फिर पहले से अपना एक प्लान बी बनाकर रखे कि यार मेरा अगर प्लान ए नहीं चला, जो कि 95% चांस है कि नहीं चलेगा क्योंकि सिर्फ 5% बच्चा है जो सक्सेसफुल होगा, तो 95% बच्चा जो सक्सेसफुल नहीं होगा वो पहले से प्लान बी रखे। एंड हेंस आज का ये सेशन इसी बात पे है। क्या ये बात सारे लोग महसूस कर पा रहे हैं कि ये एक हाई रिस्क एग्जामिनेशन है एंड हेंस इस एग्जामिनेशन में प्लान बी होना अच्छा नहीं बल्कि मैंडेटरी है। इट इज जस्ट लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, मतलब राइडिंग अ मोटरसाइकिल एंड नॉट वेयरिंग अ हेलमेट। अब देखो वहां पर तो फिर भी चांसेस कम है क्योंकि 99% सेफ है बाइक राइड करना या 96% सेफ है, 4% में एक्सीडेंट होता है, बट इंसान वो 4% में ना आ जाए इसके लिए वो हेलमेट पहन के चलता है। तो आप भी इस एग्जामिनेशन का हेलमेट जरूर रखिए अपने साथ और वो है आपका प्लान बी। तो आज के इस सेशन में यही चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्या सारे लोग सेशन को शुरू करने के लिए तैयार हैं? जल्दी से हाँ या ना चैट बॉक्स में बताओ। कम ऑन एवरीवन, आर यू ऑल रेडी? एक बात मैं जानना चाहता हूं, अगर आप सारे लोग रेडी हैं और आ भी चुके हैं तो मेरे को एक बात बताओगे, क्या तुमने कुछ प्लान बी सोचा है? कुछ तुम्हारे ध्यान में, दिमाग में है कि हाँ सर मैंने ये प्लान बी सोचा है, या फिर हमें लग रहा है कि हाँ प्लान बी होना चाहिए बट नहीं सोचा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? चैट बॉक्स में एक बार लिख के बताओ। और चैनल भैया सब्सक्राइब रखना। देखो अब तक तो तुमको महसूस हो चुका होगा कि इस चैनल पर कुछ ऐसा कंटेंट आता है जो शायद तुमको और दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। क्या कहीं आज तक कभी कोई ऐसा सेशन देखे हो प्लान बी वाला? कोई ऐसी बात कर रहा है जेईई एग्जामिनेशन? देखो बतौर शिक्षक तो कोई बात ये करेगा ही नहीं कि प्लान बी होना चाहिए, पर मैं टीचर के साथ साथ एक बच्चों का मेंटर या एक बच्चों का दोस्त भी हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि तुम सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ाई के साथ साथ बहुत असीम प्रेशर से भी जूझ रहे हो। तो मैं सिर्फ तुमको बतौर शिक्षक सजेशन नहीं दूंगा, एक दोस्त के नाते भी सजेशन दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा प्रेशर समझ सकता हूं। तो ऐसा कंटेंट तुमको इसी चैनल पे मिलेगा, ठीक है? इसलिए चैनल सब्सक्राइब रखना और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। यहां पे बहुत सारा फ्री कंटेंट हमेशा आता रहता है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर बिजनेस का सोचा हूं, बहुत अच्छा सोचा है बच्चा। एक बच्चा बोल रहा है बिटसेट सोचा हूं, ये भी अच्छा सोचा है। सब्सक्राइब कर लिया सर, धन्यवाद सुमेधा जी। उसके बाद एक बच्चा बोल रहा है बीसीए का सोचा है, बीएससी का सोचा है, यूपीएससी सोचा है। आशुतोष यूपीएससी सही सोचा है, परंतु यूपीएससी ग्रेजुएशन के बाद होगा। अभी मैं ग्रेजुएशन का पूछ रहा हूं। ग्रेजुएशन में अगर आईआईटी नहीं हुआ, एनआईटी नहीं हुआ या इंजीनियरिंग ही नहीं हुआ तो क्या करोगे? कुछ बैकअप है? पुलिस, पॉलिटिक्स, मनित अगर अलग, मनित बेटा सोचे तो बहुत बढ़िया हो, हम भी चाहते हैं। इनफैक्ट चलो मनित एक अच्छा आइडिया दिया, मैं भी सोच रहा हूं आज के इस सेशन में एक ऑप्शन पॉलिटिक्स भी बता ही दूंगा। पर हमारे देश में पॉलिटिक्स इज नॉट सच एन ओपन फील्ड और रिवॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। पॉलिटिशियन बनना इज नॉट एन इजी जॉब एट ऑल, एटलीस्ट नॉट इन आवर ओन कंट्री, है ना? डिफेंस में जाओगे, हाँ ये अच्छा है। आईएमयू सीईटी करोगे, चलो ठीक है। एनडीए, डब्ल्यूबीजेई, ठीक है। आप बताइए। हम तो बताएंगे, हम तो सेशन ही लेकर आए हैं उसका। चलिए गुजरात सीईटी दोगे, चलो शुरू करते हैं। बताता हूं कि मैं क्या ऑप्शंस लेकर आया हूं। तो सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि तुम जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यस ही होगा सबका आंसर शायद। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में तो क्लियर है कि क्यों प्लान बी होना चाहिए, पर बहुत सारा बच्चा इस सेशन को देखने इसलिए भी आया होगा कि वो अभी भी असमंजस में है कि पता नहीं प्लान बी होना भी चाहिए कि नहीं। क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है पता है? कुछ लोग ये कहते हैं कि यार अगर तुम किसी चीज में दिलो जान से ना लगे, किसी से मोहब्बत ऐसी ना की कि उसके बगैर क्या होगा ये सोचने का फुर्सत भी नहीं मिला, तो क्या मोहब्बत की? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं।
तो कईयों का यह भी सोचना है कि यार प्लान बी होना मतलब आप पहले ही दिन पे कह रहे हो कि आप प्लान ए में सक्सेसफुल नहीं होगे। ऑल्दो मैं किसी से कोई बहस नहीं करना चाहूंगा, पर मैं आपको यहां एक डेटा दिखाना चाहूंगा जिसके बाद आपका यह विश्वास और पुख्ता हो जाएगा कि प्लान बी होना प्लान ए से दगाबाजी नहीं है, आईआईटी से नाफरमानी नहीं है, प्लान बी होना बुद्धिमानी है। और जो लोग एक तरफा ऐसा कहते हैं ना पागलों वाला प्यार करते हैं, वो बुद्धिमान नहीं कहलाते हैं। यार तुम इश्क करो आईआईटी से, बिल्कुल मतलब बेइंतहा करो, पर अगर यह इश्क आगे चलकर मुकम्मल ना हो सका तो अपनी जिंदगी खत्म करने की नौबत ना आ जाए, या जिंदगी में हमारे पास कोई और इश्क हो ही ना, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए प्लान बी जरूरी है। तो इसके लिए मैं तुम्हारे सामने कुछ डेटा रखता हूं, ध्यान से सुनना ताकि तुम्हारा विश्वास और मजबूत हो जाए कि प्लान बी क्यों जरूरी है। तो पहला देखो, अगर आपको मतलब आसान तो नहीं है लेकिन क्या है रोड मैप बता रहा हूं। तो 12वीं में आपको स्कोर करना है कम से कम 75% मार्क्स। आसान नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों के लिए कठिन होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको जेडबलई और जेडबलई के साथ साथ थ्योरी जो बोर्ड्स में आता है वो थ्योरी करना पड़ता है और ये कठिन होता है। उसके बाद आप जेडबलई मेंस में जाते हैं। मेंस अगेन कठिन एग्जामिनेशन है क्योंकि 15 लाख के आसपास बच्चा इस एग्जाम में बैठता है और आपको मेंस में प्रिपेयर करके एक्सेल भी करना है, क्योंकि अगर आप इस 15 लाख में से टॉप 2.5 लाख बच्चों में नहीं आए तो आगे का बात नहीं बनेगा, यहीं गाड़ी रुक जाएगी। फिर अगर आप 2.5 लाख में आ गए तो एडवांस में बैठना है, और एडवांस में फिर आपको बहुत कठिन एग्जामिनेशन होता है। 6 घंटे का पेपर एक दिन में होता है, बच्चे को 8 घंटे के लिए जागरूक होना पड़ता है। तो 6 घंटे का एग्जाम देता है बच्चा 360 नंबर का, और भारी कठिनाई के साथ अगर वो कर गया तब वो आईआईटी पहुंचता है। तो मुश्किल है रोड मैप। उसके बाद आपके पास, अगर आप 11वीं में हैं तो आपके पास 16 महीने हैं, और अगर आप 12वीं में हैं, जो 12वीं वाला बच्चा होगा यहां पर, उसके पास मात्र 5 महीने हैं। 12वीं वालों के साथ विडंबना एक और बात है। 12वीं के पास विडंबना यह है कि शायद उसने ये वीडियो आज से 10 महीने पहले देखा ही नहीं था, तो उसका पूरा का पूरा 11th जो है वो बैकलॉग हो गया, और बैकलॉग के साथ साथ बहुत सारा रिग्रेट है उसके मन में कि काश मैं पढ़ लेता, काश मैंने ध्यान दिया होता, काश मैं क्लास गया होता, काश काश काश। तो इसके पास समय तो कम है ही है, उसके साथ साथ बहुत सारे निराशा भी है कि यार काश मैं ऐसा कर लेता। क्या मैं सही बोल पा रहा हूं? यहां पे बहुत सारे 11वीं और 12वीं वाले होंगे। कौन कौन 11वीं और कौन कौन 12वीं का, जरा हाथ खड़े करो, मतलब लिख के बताओ चैट बॉक्स में। तो 5 महीने है 12वीं वाले के पास, 16 महीने है 11वीं वाले के पास, ड्रॉपर के पास भी 5 ही महीने हैं। अब आपने, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं, क्या आपने मॉक टेस्ट दिया है? 1, 2, 4, 10 जितने भी, क्या आपने मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया? यस और नो में सीधा सीधा बताइएगा। यस और नो में चैट बॉक्स में जल्दी बताइएगा कि क्या आपने मॉक टेस्ट देना शुरू किया है। कितने मॉक टेस्ट दिए हो, नंबर बता दो, या यस नो से बता दो। तो यस सर दिया है, नो नो नो, अच्छा अब नो की संख्या बढ़ गई, अब बढ़ी है। तो मैं देख पा रहा हूं यस वाले हैं पर कुछ हैं, नो वाले ज्यादा हैं। जो यस वाले हैं, क्या बता पाओगे ए ऑप्शन में बैठे हो तुम 200 से 220 से ऊपर ला रहे हो, या बी ऑप्शन की सर 150 से ज्यादा ला रहे हैं पर 200 से कम, सी ऑप्शन की सर 110 से ज्यादा है पर 150 से कम, डी ऑप्शन की सर 110 से भी कम आ रहा है। आउट ऑफ 300 ये 300 के मॉक टेस्ट में कितना नंबर ला रहे हो एबीसीडी? हमें समझ गया, मेजॉरिटी बच्चे नो लिखे हैं मॉक टेस्ट में। तो देखिए पहली सीढ़ी तो आप यहीं गिर गए, पहली सीढ़ी पे। तो इसीलिए आपको बता रहा हूं, देखो तुम एक ऐसे एग्जाम में जा रहे हो जिस एग्जाम में बात सिर्फ ए ऑप्शन की होती है। बहुत सारा बच्चा देखो यहां पे चैट बॉक्स में, देखो बी सी डी, ए वाला है ही कहां? देखो सारे बच्चों का चैट देख लो, नो वाले जो लिखे हो देखो सबका चैट, बी सी डी, सारे लोग बीसीडी में आ रहे हैं। बात यहां पूरी लड़ाई ए वालों की है। बच्चा बीसीडी में आ रहा है और तुम तो बीसीडी में भी नहीं आ रहे हो, तुमने लिखा है नो, हमने तो मॉक टेस्ट ही नहीं दिया, फॉरगेट अबाउट एबीसीडी। ऐसा एग्जामिनेशन है, रूथलेस नहीं है। क्या नहीं जरूरत है प्लान बी की? नहीं भाई, मतलब ये तो वैसे ही वाली बात हो गई कि बिना कंबल के अंटार्कटिका चले गए। भाई कैसे नहीं जरूरत है? बिल्कुल है। कट ऑफ कैसा जा रहा है साल 2024-2025? 93.23 परसेंटाइल, 93.1 परसेंटाइल, मतलब वही बच्चा जेई मेंस से जेई एडवांस की तरफ वही बच्चा क्वालिफाई कर पाया जो टॉप के 7%, टॉप 7% बच्चों में है। टॉप 7%, टॉप 7% क्या होता है पता है? गणित से बताता हूं। 15 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, 15 का 7% निकालोगे तो करीबन 1 लाख बच्चा होगा। मतलब 15 लाख बच्चों में आपको टॉप 1 लाख स्टूडेंट्स में आना है। टॉप 1 लाख, मतलब आप टॉप 1 लाख मत देखिए, थोड़ा लगेगा आसान है।
आप ये देखिए कि 15 लाख बच्चों में आपको 14 लाख बच्चों को पीछे छोड़ना है। 14 लाख स्टूडेंट्स को आपको पछाड़ देना है। कर पाओगे? ये है कठिनाई। और यहां तो बात हो रही है सिर्फ पीछे छोड़ने की, इतने से तो तुम मेन से एडवांस में जाओगे, पर एक्चुअली में इसमें कुछ नहीं मिलेगा। मतलब अगर तुम 14 लाख बच्चों को पीछे छोड़ देते हो तो बस तुमको एक एग्जाम देने का मौका मिलेगा, सिर्फ एक एग्जाम, वो है एडवांस। इससे मिलेगा कुछ नहीं। मिले तुमको चाहिए क्या? कम से कम एनआईटी में सीएसई तो चाहिए। एनआईटी में सीएसई के लिए टीयर 1 में 230 से 260 नंबर चाहिए होता है। और पता नहीं तुमको पता है कि नहीं, ये 230 से 260 नंबर लाने वाले हमारे देश में मात्र 15,000, ज्यादा बोल दिया मैंने, 99 परसेंटाइल मैंने ज्यादा बोल दिया, मात्र 5,000 बच्चे हैं। कितने? दोबारा बोल रहा हूं, मात्र 5,000 से 7,000 के आसपास बच्चे हैं। तो देश में सिर्फ 5,000 ऐसे बच्चे हैं, हर साल इतने ही होते हैं, जो 15 लाख बच्चे जो एग्जाम देते हैं उसमें से सिर्फ 5,000 ऐसे बच्चे होते हैं जो 230 से 260 के बीच में या उससे अधिक नंबर ला पाते हैं। 220 प्लस बोल देता हूं, 220 प्लस। 15 लाख में से मात्र 5,000 ऐसा बच्चा। मतलब तुम एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें तुम्हारा टारगेट ये है, मतलब तुमको अपने टारगेट पे पहुंचने के लिए 14,95,000 बच्चों को पीछे छोड़ना है। डराना बिल्कुल नहीं चाहता हूं, पर क्या करूं, बिना डराए काम भी नहीं बनेगा। सच बता रहा हूं, अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं डरता, और शायद डरना जरूरी भी है। कई बार कहते हैं ना, जीवन अच्छा बिताने के लिए भी डरना जरूरी है। तो ये एक्चुअली में कठिन एग्जाम है। तुम आसान एग्जाम के हिस्सेदार नहीं बने हो। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इस एग्जाम को छोड़ो, क्योंकि जितने कठिनाई वाले एग्जाम में तुम अपने सर को डाले हो उतना निखर के बाहर निकलोगे। पर मैं यही बताना चाह रहा हूं, जो इस सेशन की शुरुआत थी, कि यार इस एग्जामिनेशन में, मतलब इस एग्जामिनेशन में तुम अगर 1% चांस भी होता तो भी मैं कहता 99% फेलियर के चांस है, 99%। उसमें क्या तुम सेफ्टी नहीं लोगे? हेलमेट नहीं लगाओगे? लगाना है भाई। देख रहे हो 15 लाख में से 5,000 बच्चा इस जगह पहुंचता है। और तुमको भी तो कंप्यूटर साइंस चाहिए। तुम में से कौन कौन ऐसा बच्चा है जो ओके है कि सर मेरे को आगे चलकर मैकेनिकल भी मिलेगा तो मैं चला जाऊंगा, या माइनिंग इंजीनियरिंग मिलेगा तो चला जाऊंगा? माइनिंग इंजीनियरिंग अगर तुमको चाहिए तो मैं बता दूं, सीएसई छोड़िए, एनआईटी में एनी ब्रांच 160 प्लस पे हो जाएगा। और ये लाने वाले करीबन 1 लाख बच्चे होते हैं, जो मैंने बोला। यहां पे भी मतलब ये आसान है, पर इतना आसान नहीं है। बट हाँ, इतना ही आसान है कि इसमें आपको सिर्फ 14 लाख बच्चों को पीछे छोड़ना है, 14 लाख स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ना है। यहां पे आपको 14,95,000 बच्चों को पीछे छोड़ना है। आप टॉप के 5,000 में रहोगे, यहां पे आपको टॉप के 1 लाख में रहना है। पर क्या आप ओके हो? नहीं ओके हो भाई, कोई नहीं ओके होता है, सबको सीएसई चाहिए। तो हर एक बच्चे का जो BCD में बैठा है उसका टारगेट है ए की तरफ भागना है। पर ए के बाल्टी में बैठे ही सिर्फ 5,000 सकते हैं, सिर्फ 5,000 बैठ सकते हैं। और इतने सारे बाल्टियों में कितने बैठे हैं? टोटल 14,95,000। चलो 15 लाख ही लिख देते हैं, क्या 95,000 बार बार करूं मैं? 15 लाख बच्चे बैठे हैं, इस 5,000 वाले सीट के लिए सब भागा भागी कर रहे हैं। तो भैया बट लेकिन अब मैं आपको ये पूरा डेटा समझा दिया हूं, वापस से एक बार बता देता हूं। 14,75,000 बच्चे दिए थे साल 2025 में एग्जाम, जिसमें से 12,25,000 बच्चे डिस्क्वालिफाइड कर दिए गए। क्या डिस्क्वालिफाइड? मतलब आप आगे के एग्जामिनेशंस देने के लिए काबिल नहीं माने जाते हैं इस जेडब्ल्यू सिस्टम के द्वारा, ऐसा सिस्टम ने कहा। और 14,75,000 में से 2.5 लाख बच्चों को सिस्टम ने कहा कि आप अगला एग्जाम दे सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि ये 2.5 लाख बच्चों को बोला गया कि आपका सिलेक्शन हो गया, इनको बोला गया कि आप अगला एग्जाम दे पाएंगे। इनको तो बोला गया आप एग्जाम भी नहीं दे सकते, आप पहला एग्जाम दिए जेईई मेंस, बस उतने में खुश रहिए। ये 2.5 लाख बच्चे आगे चलकर एडवांस नामक एक एग्जाम होता है, उसके लिए अपीयर होंगे या मतलब हुए। पर इसमें भी हर बच्चा ये 2.5 लाख में से हर बच्चा एग्जाम देने नहीं गया, क्योंकि आगे वाला एग्जाम भी बहुत कठिन है भाई। सब कोई डरा इससे। तो जब सब कोई इससे डरा तो इस एग्जामिनेशन तक पहुंचने वाले बच्चे मात्र 1,80,000 रहे, 1.8 लाख। बीच का 70,000 बच्चा भाग गया, बोला भैया हमको अलाउ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम आएंगे नहीं एग्जाम देने। उसके बाद एडवांस एग्जामिनेशन में 1,80,000 बच्चा जो एडवांस का एग्जाम दिया, क्वालिफाइड कितना बच्चा हुआ? मात्र 50,000। वापस से बोल रहा हूं, मात्र 50,000 बच्चा क्वालिफाई हुआ। सारा बच्चा नहीं, 1,30,000 तो यहां पे ही छांट दिया गया।
ये 50,000 बच्चों को क्या आईआईटी मिलेगा? ना 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 ना, आईआईटी में सीट ही नहीं है उतनी। तो ये 50,000 बच्चा जो गया वो बैठेगा जोसा की काउंसलिंग में, पर जोसा की काउंसलिंग में आईआईटी की सीट मात्र 18,000 है। कितनी? 18,000। इसमें से 50% सीट रिजर्वेशन में चली जाती है। तो अगर 50,000 जनरल बच्चा है तो इस जनरल बच्चा में से मात्र 9,000 जनरल बच्चों को सीट मिलेगी। यह है आईआईटी। और इधर से 12,25,000 बच्चा भी जोसा में आएगा, पर आप समझ ही गए हो कि ये जो 2.5 लाख बच्चा या 1,80,000 बच्चा जो मेंस क्वालिफाई करके यहां तक पहुंचा है, इसको सीट मिलने के ज्यादा चांसेस होंगे। ये भले लंबे पाइपलाइन से जोसा पे गया, ये डायरेक्ट गया, बट ये पीछे वाला बच्चा है, ये थोड़ा आगे वाला बच्चा है, तो इसके सीट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। उसके बड़े नगण्य चांसेस होते हैं कि उसको सीट मिलेगा। ये है खेल। पूरा गणित से अगर समझाया जाए तो इस खेल के हिस्सेदार हो तुम। ठीक है, अब मैं चाहता हूं सारे लोग बस कमेंट बॉक्स में एक ही बात लिखो, क्या आपको प्लान बी चाहिए? तो सारे लोग बी लिखिए। अन्यथा आपको अगर लगता है कि नहीं सर प्लान बी तो धोखेबाजी होगी हमारे प्लान ए के साथ, अगर हमने दूसरे प्लान को देखा तो पहले वाली प्लान बुरा मान जाएगी, तो हम उसके साथ कोई भी धोखेबाजी नहीं करेंगे, हम ए के साथ ही टिके रहेंगे, तो आप ए लिख सकते हैं, नो इश्यूज। अब तक मेरे को लगता है कि मैंने अपना काम पर्याप्त कर दिया है। बच्चों को सही समझ में आ रहा है कि हाँ भैया प्लान बी की आवश्यकता है। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो बहुत रूथलेस है और इस एग्जामिनेशन में सिर्फ ए पे टिका नहीं रह जा सकता। हाँ, लेकिन इसके साथ एक जानकारी जरूर दूंगा कि देखो सारे लोग को तैयारी जेडब्ल्यू की ही करनी है, क्योंकि जो बचा हुआ प्लान बी होगा वो जेडब्ल्यू के, क्योंकि जेडब्ल्यू की जब तुम तैयारी कर रहे हो ना तो तुमको भले प्लान ए ना मिले, पर तुम्हारी तैयारी कोई नहीं छीन सकता ना तुमसे। तुम इस तैयारी में जो खुद को रोज झोंक रहे हो, रोज दोस्तों के साथ एक आउटिंग छोड़ रहे हो, मूवी नहीं जा रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बना रहे हो, टीचर के साथ मस्तीखोरी नहीं कर रहे हो, बैठ के गेम नहीं खेल रहे हो, तो ये सारा समय क्या कर रहे हो? तपस्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। वो तपस्या कोई ले नहीं लेगा ना तुमसे। वो समय जो तुम पढ़ाई में लगा रहे हो वो नॉलेज तो मिलेगा। तो आपको तैयारी जेडब्ल्यू की ही करनी है, और इससे जो अर्जित करोगे, जो नॉलेज, जो ज्ञान अर्जित करोगे, इस ज्ञान के बलबूते पे तुम्हारा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सारे ऑप्शन खुलेंगे। ठीक है, तो अब वो ऑप्शंस मैं बताता हूं। और हां, आपको एक और जानकारी दे दूं, यहां पे थोड़ा घिचर पिचर हो गया। हर साल जोसा में जो बच्चे बैठ रहे हैं उन बच्चों की संख्या करीबन 5 से 7% हर साल बढ़ रही है। ऑल्दो सीट भी 5% के आसपास बढ़ रही है, परंतु बच्चों की संख्या जो बढ़ रही है 5%, वो बढ़ रही है 14,75,000। जैसे 14.75 लाख बच्चा इस साल बैठा था, अगले साल का अनुमान है 15.4 लाख के आसपास, उसके अगले साल का अनुमान है करीबन 16 लाख, 16.2 लाख के आसपास। परंतु सीटों में जो बढ़ोतरी हो रही है वो इस साल करीबन 18,000 सीटें थी, अगले साल 18,500, इसका 900, 18,600 सीटों का अनुमान है, और उसके अगले साल कुछ 19,200 सीट का अनुमान है, और इस तरीके से। तो देखो 5-5% दोनों है, परंतु यहां पर जो 5% का बढ़ोतरी है वो 80-90 हजार है, और यहां पे 5% का बढ़ोतरी वो करीबन 600-800 के आसपास है। तो बढ़ोतरी का परसेंटेज दोनों में सेम है, पर एब्सोल्यूट नंबर्स में ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है, अब तो प्लान बी तो होना चाहिए बॉस। अब प्लान बी में 3 ऑप्शंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पहला ऑप्शन कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो मैं आपको इंजीनियर का ही ऑप्शन दूंगा कि आप इंजीनियर ही बने, परंतु इंजीनियर अपने आईआईटी के अलावा दूसरे ऑप्शंस में बने। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कौन कौन ऑप्शन 1 में जाएगा। मैं आपको ऑप्शन 2 ये दूंगा कि आप इंजीनियरिंग को छोड़कर कुछ दूसरा कर सकते हैं जो कि इक्वली गुड होता है, या कई सारे केसेस में ज्यादा बेटर होता है। जैसे कि आप यहां पे बीएससी कर सकते हैं, आप यहां पे बीसीए कर सकते हैं, आप यहां पे पायलट बन सकते हैं, आप यहां पे डिफेंस में जा सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस में जहां पर आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी होगी, बट दीज आर इक्वली गुड और एंड इन सम केसेस बेटर ऑप्शंस देन इंजीनियरिंग। मैं तीसरा ऑप्शन जो आपको दूंगा कि आप अगर सक्षम हैं तो आप कुछ और बड़ा सोच सकते हैं। बड़ा के तौर पे आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं। आप अपने बिजनेस के साथ के अलावा या तो आप चाहें तो आप स्टार्टअप खोल सकते हैं। अगर आप
मान लेते हैं आप एक कोडिंग इंथुजियास्ट हैं, आपको कोडिंग अच्छी लगती है, आपको कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता है, या हो सकता है आपके पिताजी का कोई फैक्ट्री है और आपने फैक्ट्री में कुछ बनाना सीखा है, या फिर आप यहां पर अब्रॉड जा सकते हैं कि आप बाहर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आप अभी से अपने कोई स्किल्स पे काम कर सकते हैं और स्किल को अच्छा करके आगे चल के बहुत अच्छे एम्प्लॉयबल या बिजनेस में जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन 3 में। अब सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं यहां जो बैठी हुई जनता है वो कौन से ऑप्शन में सबसे ज्यादा मन लगाएगी या लगाना चाहती है या इंटरेस्ट फील हो रहा है। ऑप्शन 1, 2, 3, 1, 2, 3 लिखकर बताइए कौन सा ऑप्शन। जेई क्रैक्ड कह रहा है सर हमारा 1, 2, 3 तीनों लिख लो, जो भी है करवा दो, बस हमको पता है आईटी नहीं होगा हमारा। ये भी बढ़िया गुरु। तो 1, 2, 3 आपको इंजीनियरिंग में ही, मतलब आपको बनना तो इंजीनियर ही है, ये बात पक्की है, तो आप इंजीनियरिंग में ही ऑप्शन देख रहे हैं ऑप्शन 1। 2 में कि नहीं सर हम बीएससी बीसीए भी कर सकते हैं अगर कुछ बेहतर है तो, जैसे पायलट बन सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जहां पे इंजीनियरिंग ना भी हो तो भी चलेगा। तो मेरे को आश्चर्य है इस बात पे कि बच्चा यहां पर सबसे ज्यादा 1 वाला है। सही बता रहे हैं। मेरे को लगा था शायद बच्चा 2 और 3 की तरफ जाएगा, पर बच्चा सबसे ज्यादा 1 की तरफ है। चलो ठीक है, तो हम 1 पे थोड़ा ज्यादा समय बिताएंगे। परंतु एक बात आपको सही से बता दूं कि आज के सेशन में आपको 2 और 3 के ऑप्शंस भी बहुत अच्छे अच्छे दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 मतलब 1, 2, 3 में सारे मिले जुले हैं, बट 1 पे सबसे ज्यादा जनता है। मतलब अधिकांश बच्चा ये कह रहा है कि सर अगर आईआईटी नहीं भी हुआ ना तो बनना तो हम इंजीनियर ही चाहते हैं, हम कुछ और नहीं बनना चाहेंगे। मतलब ठीक है, बाद आगे चल के भले कुछ बन जाए, पर अभी तो इंजीनियरिंग ही करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन 1 आपके लिए पहले इलैबोरेट करता हूं। अदर कॉलेजेस। अब देखो, जब तुम इंजीनियर बनना चाहते हो तो जाहिर सी बात है अगर आईआईटी एनआईटी में आपको सीट नहीं मिल रही है तो आप क्या करोगे? आप दूसरे कॉलेजेस में जाओगे। अब दूसरे कॉलेजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो ध्यान से सुनते हैं। देखिए, अभी के टाइम पे आपको एक और अच्छा मोटिवेशनल जानकारी दे देता हूं। आपको पता है आईआईटी जेईई का एग्जामिनेशन देने के लिए इस साल 14,75,14.75 लाख स्टूडेंट्स बैठे थे, परंतु आईआईटी, एनआईटी और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जीएफटीआई, ट्रिपल आईटी सबको मिला दीजिएगा तो अच्छे कॉलेजेस की जो सीट की संख्या है वो 60,000 है। इसमें अगर अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी आप मिला दें, हालांकि सब कोई प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर सकता, पर अगर आप मिला दें तो वो 40,000 की सीट आप और मान लीजिए। रफली 1 लाख सीट होता है ऐसा, जो कि अच्छे प्रीमियम कॉलेजेस माने जाते हैं। इनमें किसी का फीस कम होगा, किसी का ज्यादा। परंतु तो लोगों को क्या लगता है कि एक्चुअली में इंडिया में 1 लाख सीट ही है, बाकी बच्चा बेरोजगार होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, यह असत्य है। 1 लाख अच्छी सीटें हैं, बाकी एवरेज है, मीडियोकर है, कई सारे ऐसे हैं जो अच्छे हैं लेकिन उनका नाम कोई नहीं जानता। तो इंडिया में, भारत में कुल मिलाकर 14,90,000 इंजीनियरिंग की सीटें हैं। और ये मैं नहीं कहता, सरकारी आंकड़ा कहता है। सेशन 2024-25 stood at 14.9 lakh, indicating an increase of at least 18.84% from 12.54 lakh in 2021-2। और ये किसने निकाला है? ये AICTE का डेटा है। आपको बता दूं AICTE क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये वो संस्थान है, ये सरकारी संस्थान है, ये वो गवर्नमेंट संस्थान है जो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज को अफिलिएशन देती है। और अगर कोई कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज AICTE अप्रूव नहीं है, इसका मतलब वहां की डिग्री मान्य नहीं होगी। तो AICTE कहता है कि भैया मैंने मान्यता दी है 14,90,000 सीटों की, तो इतनी सीट तो है भारत में जो कि अप्रूव्ड है। मतलब जितना बच्चा बनना चाहता है इंजीनियर, उससे ज्यादा ही सीट है। तो सीट की कोई कमी नहीं है भारत में, यह बात पक्की है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यही बताना चाहता था कि आप इस बात से ना डरें कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो यह देश आपको इंजीनियर बना नहीं पाएगा। बना बिल्कुल देगा, पक्की बात है। तो आप इंजीनियर तो बन जाएंगे। अब इंजीनियर में क्या क्या बन सकते हैं, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जैसे महाराष्ट्र का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे दिया तो MHTCT, महाराष्ट्र का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसको आप स्टेट एंट्रेंस टेस्ट कह सकते हैं। तो हर, आपको जैसे बता दूं, जेईई एग्जामिनेशन पूरे भारत लेवल पे होता है, IIT सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, सारे स्टेट में उनके स्टेट के कॉलेजेस भी होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट भी एग्जामिनेशंस करवाती है जिनको स्टेट एग्जामिनेशंस कहा जाता है। इसके जरिए आपको उस स्टेट का सबसे बढ़िया कॉलेज या जो भी उस स्टेट में सरकारी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सब मिलते हैं। तो ये स्टेट एग्जामिनेशंस बच्चों को देना चाहिए। जैसे, और सारा नहीं देना चाहिए। अब जैसे मान लो कोई बच्चा है जो कि बिहार में रहता है या यूपी का है, आप लोग का कौन सा स्टेट है एक बार थोड़ा चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अब मान लो कोई बच्चा यूपी का है, तो यूपी के बगल में है वेस्ट बंगाल, उस बच्चे को WBJE देना चाहिए?
वेस्ट बंगाल का जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम ये उसका स्टेट एग्जामिनेशन है। वैसे ही यूपी के बगल में महाराष्ट्र भी है, राजस्थान भी है। हाँ, यूपी वाला बच्चा शायद तेलंगाना का एग्जाम नहीं देगा क्योंकि वहां पे भाषा अलग हो जाती है, वहां पे वो जाए नहीं जाए पता नहीं। उत्तर प्रदेश का बच्चा शायद केरला का स्टेट एग्जामिनेशन नहीं देगा क्योंकि केरला बहुत दूर हो जाएगा। पर उत्तर प्रदेश वाले बच्चे को या बिहार वाले बच्चे को वेस्ट बंगाल जेईई भरना चाहिए, यूपी का एग्जाम भरना चाहिए। बिहार का एग्जामिनेशन में बहुत कुछ नहीं है क्योंकि कॉलेजेस अच्छे नहीं है बिहार में, पर आप चाहें तो भर दीजिए। फिर आपको एमपी का भरना चाहिए, एमपी का एग्जामिनेशन। उसके बाद छत्तीसगढ़ भरना चाहिए आपको, राजस्थान भरना चाहिए आपको, पंजाब में भाषा की थोड़ी सी दिक्कत होगी। भाषा मतलब बोलते वहां पे हिंदी है और भाषा का ऐसा कोई इशू नहीं है, परंतु एग्जामिनेशन में आप वो पेपर निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे ये पता नहीं है, ठीक है। तो आपको, और दिल्ली कहाँ, एक बच्चा बोला दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली भरना चाहिए आपको। तो आप ऐसे स्टेट के एग्जामिनेशन जरूर भरिए और उनकी नजरें लगाएं। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर ऐसे स्टेट तो बहुत सारे हैं, आप कौन सा सजेस्ट करोगे, तो मैं दो सबसे ज्यादा सजेस्ट करूंगा और वो है एमएचटीसीटी, डब्ल्यूबी जेईई। क्यों इन दोनों को सजेस्ट कर रहा हूं, कारण क्या है, एक तीसरा भी सजेस्ट करूंगा, कॉमेड के। तो आपको बताता हूं, ये जो 3 स्टेट्स है ना बेटा, इन 3 स्टेट्स में भारत में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी है, यूपी में भी है, तो आप यूपी का भी भर सकते हैं। परंतु सबसे क्वालिटी वाले जो कॉलेजेस हैं, तो नंबर 1 वो महाराष्ट्र में है और कर्नाटका में है। कर्नाटक और महाराष्ट्र हमारे देश का सबसे ज्यादा विकासशील क्या कहते हैं राज्य है। तो विकासशील राज्य होने की वजह से इन दोनों राज्यों में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में, सबसे बढ़िया कॉलेजेस हैं जिनके पैकेजेस अच्छे लगते हैं। तो आप अगर यहां पर आपको मौका मिले किसी प्राइवेट कॉलेज में भी जाने का या सरकारी में जाने का, तो आपको जाना चाहिए। तो एमएचटीसीटी महाराष्ट्र का है। यहां पर दिक्कत बस एक ही है कि एमएचटीसीटी में डोमिसाइल का चक्कर ज्यादा है। यहां पर 85% सीट महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चों के लिए है और मात्र 15% सीट पे ऑल इंडिया कोटा बैठता है। परंतु कॉमेड के में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर 100% सीट पूरे ऑल इंडिया के लिए है, 100% सीट ऑल इंडिया के लिए। बस इसमें दिक्कत यह है कि कॉमेड के थ्रू आपको मेजॉरिटी प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे, यहां पर पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा और यहां पर आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलेंगे, गवर्नमेंट भी मिलेंगे प्राइवेट भी मिलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट में आपको जाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि गवर्नमेंट में मेजॉरिटी या तो होम स्टेट वाला जाता है या फिर बाहर वाला भी जाएगा तो बड़ा टॉपर टाइप का बच्चा जाता है, ठीक है। डब्ल्यूबी जेईई में भी वैसा ही है, यहां पर भी आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलेंगे। यहां पर भी कोटा का सिस्टम चलता है, कुछ कॉलेजेस में 90%, कुछ में 85% वैसा चलता है। डब्ल्यूबी जेईई में भी अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, परंतु ज्यादा बेटर आपको कॉमेड के और एमएचटीसीटी में मिलेंगे। तो ये 3 राज्य का एग्जामिनेशन हर बच्चे को भरना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया स्टेट एग्जाम। अब एक और बहुत बढ़िया कॉलेज है जिसका नाम है आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। यहां पर सिर्फ मैथमेटिक्स की पढ़ाई होती है और इस कॉलेज में जाना भी उसी बच्चे को चाहिए जो मैथ का लवर है। अगर आप मैथ के लवर हैं तो आपको यह कॉलेज हर हाल में जाना चाहिए। आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं, यह इतना बढ़िया कॉलेज है आईएसआई कि आईएसआई में आपको पता है, मैं लिख देता हूं आपको मजा आ जाएगा। आईएसआई की सबसे खास बात, यहां की जो पढ़ाई की फीस है वो 0 रुपीज है। एक्चुअली में 0 है, 1 रुपया नहीं लेते हैं पढ़ाने का, ट्यूशन फीस ही नहीं लेते हैं, कॉलेज पैसा लेता ही नहीं है, पूरा पैसा सरकार से आता है। उल्टा ये आपको पढ़ने के लिए पैसा देते हैं। तो यहां पर अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो और कोई एग्जाम नहीं देना है, सिलेक्शन होने के तुरंत बाद आपको स्टाइपेंड हर महीने 5,000 रुपया मिलता है, 5,000 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड है। मतलब उल्टा सरकार पैसा देती है पढ़ने के लिए। और आईएसआई का रिकॉर्ड है, यहां से हर साल मोर देन 90% बच्चा हायर स्टडीज के लिए जाता है। यहां पे बच्चा बैठता ही नहीं है कैंपस के लिए, कैंपस आता है पर कभी बच्चा बैठता नहीं क्योंकि मेजॉरिटी बच्चा हायर स्टडीज के लिए जाता है। और जो 5-10% बच्चे बैठते हैं कैंपस के लिए, आज तक का इस कॉलेज का रिकॉर्ड रहा है 100% प्लेसमेंट का। एक भी बच्चा अनप्लेस्ड नहीं रहा, जो प्लेसमेंट लेना चाहता है और उसको ना मिला हो, ऐसा हुआ ही नहीं इस कॉलेज में। ये इतना शिखर का कॉलेज है। आपको यह भी बता दूं, ऑल्दो शिखर का है तो जाहिर सी बात है कठिन होगा। मतलब इसमें सिर्फ एक ही चीज पूछी जाती है, मैथ। और इसके मैथ एग्जामिनेशन पता है 2 सेक्शन आता है। एक एमसीक्यू का सेक्शन आता है जहां पे आपसे 30 सवाल पूछे जाएंगे और पता है इस 30 सवाल के लिए 2 घंटा दिया जाता है आपको। 30 सवाल 2 घंटे में सॉल्व करो। और आपको 2 घंटे में 30 सवाल सॉल्व भी नहीं करने, सॉल्व मतलब जो सिलेक्शन होता है वो मात्र 15 से 20 सवाल पे हो जाता है।
15 से 20 सवाल पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और लेकिन सिलेक्शन सिर्फ एमसीक्यू से नहीं होता, क्योंकि इसमें एक होता है सब्जेक्टिव। तो जब आप सब्जेक्टिव का पेपर देते हैं ना, तो आपको पता है सब्जेक्टिव में 8 सवाल पूछे जाते हैं, मात्र 8, और 8 सवाल के लिए 2 घंटा दिया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां बताता हूं, 2 घंटा में 8 सवाल दिया गया, पर एक्चुअली में आपको 8 सवाल बनाने ही नहीं है। यहां पर सिलेक्शन होता है मात्र 3 से 4 सवाल बनाने पे। मतलब आप 3 से 4 सवाल बनाइए 2 घंटे में, सिलेक्शन डन। इस लेवल का ये इंस्टीट्यूट है और इस लेवल की इसमें पढ़ाई होती है, पूछा भी ऐसा कुछ जाता है, ये अलग ही कुछ दुनिया से हटके, और पूरी तरह से सरकारी है। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा ISI क्या होता है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, भारत में इसके 5 सेंटर्स हैं, कलकत्ता है, बेंगलोर है, दिल्ली है और तेजपुर है, और एक और कोई सेंटर है, मैं भूल गया उसका नाम। टोटल 5 सेंटर्स हैं। ये इतना शिखर का कॉलेज है, समझ गए, सरकारी पूरी तरह से। नेक्स्ट, इसके बारे में भी नहीं जानते होंगे, नेशनल एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग टेस्ट। अब देखो मैं सब कुछ तो नहीं बता पाऊंगा, एक और ये आखिरी बता देता हूं, उसके बाद अगर और चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में मोर जरूर लिख देना। अगर मोर लिख दोगे तो मैं ऑल्टरनेटिव एग्जामिनेशंस पे पूरा एक डिटेल्ड सेशन ले आऊंगा। नेक्स्ट एग्जामिनेशन क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें क्या आप करते हैं भाई, इस एग्जामिनेशन के जरिए सिर्फ 2 कॉलेज मिलता है आपको। कौन सा पता है? एक कॉलेज है जिसका नाम है नाइजर। नाइजर क्या है मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। तो भैया नीचे डिटेल में अगर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में मोर लिख देना, सारे लोग यही वर्ड लिखना, मोर। मोर लिख दोगे मैं इस पर डिटेल वीडियो ले आऊंगा। हाँ, इसके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के जरिए आपको एक कॉलेज मिलता है जिसका नाम है नाइजर। नाइजर, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। यहां पर क्या पढ़ाया जाता है? यहां पर आपको इंजीनियरिंग नहीं कराई जाती, यहां पर BSc का डिग्री दिया जाता है, ठीक है। और BSc किस में दिया जाता है? सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट होते हैं। BSc फिजिक्स में मिलेगा, या केमिस्ट्री में मिलेगा, या बायोलॉजी में मिलेगा, या फिर जियोलॉजी नहीं, हाँ न्यूक्लियर साइंसेस में मिलेगा, और एक और किसी में है, शायद जियोलॉजी में है, किसी में है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, खास बात, इस नाइजर का एक साल का जो फीस है वो है 18,000 रुपए, 18,000 रुपीज एक साल का फीस है। उसके बाद यहां पे जब पढ़ाई करते हो तो हर महीने 5,000 रुपए आपको स्टाइपेंड मिलता है जो भारत सरकार दे रही है। उसके बाद आप अगर यहां से पढ़ लेते हो और आपके ग्रेड्स अच्छे आते हैं, मतलब आपने पूरे 4 साल जो पढ़ाई की, यहां पे 3 साल की डिग्री होती है BSc, 4 साल नहीं, 3 साल आपने पढ़ाई की, आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे आए, ठीक है। तो अगर आपके ग्रेड्स 8 या मतलब कहते हैं ना 7.5 या 8 से ऊपर रहता है, आउट ऑफ 10 में 8 से ऊपर रहता है, तो आपको डायरेक्ट कॉल आता है। कहां से पता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क। बार्क तो समझ गए होगे, एटॉमिक रिसर्च जो न्यूक्लियर साइंस पे सारा काम करता है हमारे देश में, वो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो आपको सीधा बार्क से कॉल आता है कि आप आ जाइए हमारे यहाँ इंटरव्यू के लिए, और अगर आपने इंटरव्यू वगैरह सब अच्छा कर लिया तो आपका सीधा जूनियर साइंटिस्ट पे पोस्ट आपका लग गया, मतलब आप सीधा जूनियर साइंटिस्ट यहां से बनते हैं। ये कॉलेज की खास बात, और मतलब इस नेक्स्ट से 2 कॉलेज मिलता है ना, दोनों बता देता हूं। ये एक दूसरा कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, DAE। तो DAE क्या का, और दोनों जगह यही सारे सेम चीज है। DAE का मतलब क्या है पता है? DAE का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ही इस कॉलेज को और इस कॉलेज को कंट्रोल करती है। मतलब ये 2 कॉलेज हमारे देश में ऐसे हैं, ये इकलौते 2, मतलब पूरे देश में ऐसा एक भी और कोई कॉलेज नहीं है, ना ही इवन IIT, कोई IIT ऐसा नहीं है जो DAE कंट्रोल करता है। DAE कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी क्या है? तो ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, PMO, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस डायरेक्ट इसको कंट्रोल करता है, बीच में कोई मंत्रालय नहीं आता। IIT को कंट्रोल करने वाला मिनिस्ट्री ऑफ क्या MHRD क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, MHRD। बाकी सारे यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो सारे मंत्रालय होते हैं दूसरे जगह कॉलेजेस को कंट्रोल करने के लिए, इसको डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर खुद कंट्रोल करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। क्योंकि ये समझ ही रहे होगे, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर एनर्जी, ये बहुत अलग चीज है। ये दोनों कॉलेज सीधा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से कंट्रोल होता है। देश में ऐसा और कोई कॉलेज है ही नहीं। ये इस लेवल का कॉलेज है और इस लेवल का एग्जामिनेशन है। महसूस कर पा रहे हो? फील आ रहा है? DRDO है, अच्छा ठीक है, सॉरी बार्क नहीं यार, ये बार्क है, DRDO नहीं है। चल बार्क है, DRDO है, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट दोनों में से जहां पे भी, बट मेरे को जहां तक पता है बार्क से कॉल आता है, ठीक है।
इस एग्जामिनेशन को मैंने भी अपने टाइम पे दिया था, मेरे को इसमें ऑल इंडिया रैंक 333 आया था, AIR 333, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था, मेरा यहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ। और जबकि एडमिशन के लिए कॉल आया था, मतलब ऐसा नहीं कि एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि मैं AIR 333 अच्छा नहीं था, अच्छा बहुत था, मेरे को कॉल आया था, बट उस जमाने में, जिस जमाने में मुझे कॉल आया था उस टाइम पे मेल पे कॉल आया था, ईमेल पे। और उस जमाने में मैं बता रहा हूँ ये 2011 की बात, तो 2011 में ईमेल चेक करने के लिए साइबर कैफे होते थे, पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं। तो एक अलग से दुकान होती थी जिसके यहाँ कंप्यूटर होता था और इंटरनेट होता था, उसके पास जाना होता था और उसे 10 रुपए देने होते थे, उस टाइम का रेट था 10 रुपए, तो 10 रुपए देने होते थे और तब वो 1 घंटा कंप्यूटर चलाने देता था। तो 1 घंटा कंप्यूटर चलाने के लिए मुझे 10 रुपए देने होते थे, पर उस वक्त मेरे पास गरीबी इतनी थी कि मेरे पास वो 10 रुपए भी नहीं होते थे, बड़ा मुश्किल था, मतलब उस वक्त हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तो 10 रुपए मैं 2-3 बार 4 बार दिया और बार बार चेक किया कि इसका कॉल लेटर आया क्या, कॉल लेटर आया क्या, पर नहीं आया। फिर मैंने हार थक के छोड़ दिया कि लगता है अब कॉल लेटर नहीं आएगा, लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पर उसके जब मैंने छोड़ा उसी के 1-2 हफ्ते बाद कॉल लेटर आया था कि हर्ष प्रियम, यू हैव बीन कॉल्ड फॉर द फाइनल इंटरव्यू, काइंडली रिपोर्ट टू द सेंटर विद इन 7 days, ऐसा करके। मैं उसको देखा नहीं और फिर 1 महीने के बाद ऐसे ही मैं फिर से एक बार साइबर कैफे गया किसी काम से, तो देखा कि मेल पे आया हुआ है इसका कॉल। उसके बाद फिर मैंने बड़े फ़ोन किए, बड़ी मिन्नतें की कि सर मुझे भी रख लो सर नेस्ट में, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, बिल्कुल पैसे नहीं थे। यहाँ फीस बहुत कम लग रही थी, उल्टा रहना खाना वगैरह भी बहुत सस्ते में, मतलब 3-4-5 हज़ार रुपये में साल भर का रहना खाना भी देते थे और उल्टा पैसा देते थे। तो मेरे को था कि सर यार मैं चला जाऊँ तो बढ़िया अच्छा होगा, लेकिन नहीं जा पाया। खैर एनीवेज, ये इस लेवल का एग्ज़ाम है। तो कमेंट के आपको बता ही दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम है, बाद में कभी बात करूंगा, आप मोर लिख दीजिएगा। तो ये इतने सारे पता है, और आपको सच बताऊं तो मैं खुद, अभी तो बहुत ऑप्शंस आ गए, मैं खुद अपने टाइम पे जब मैंने 2011 में मैंने JEE का पेपर वगैरह लिखा था, उस टाइम पे IIT का पेपर मिलाकर, जो JEE एडवांस है उस वक्त IIT JEE का पेपर होता था, मिलाकर मैंने 16 एग्जाम्स, 16 ऑल्टरनेट एग्जामिनेशंस लिखे थे। पता थे मुझे नहीं, इतने एग्जाम्स में मैं अपीयर हुआ था भाई, इतने एग्जामिनेशंस में मैं अपीयर हुआ था। और 16 में से इन 16 एग्जामिनेशंस में से 15 एग्जाम्स मैंने क्लियर किए थे, 15 क्लियर किए थे, मतलब एकदम अच्छे से निकल गया था मेरा एडमिशन, उसमें जिस दिन मैं चाहता एडमिशन हो जाता। 15 एग्जाम्स में सिर्फ एक एग्जामिनेशन मेरे से छूटा था, वो था IIT JEE एडवांस। मतलब अभी का जो JEE मेंस है उस वक्त AIEEE होता था, तो मेरा AIEEE भी हो गया था। AIEEE के थ्रू मेरे को NIT भी मिला, लेकिन अगेन किस्मत को कुछ और मंजूर था, मैं NIT भी नहीं जा पाया, पैसे नहीं थे। चलो खैर एनीवेज, फिर कभी सुनाएंगे ये सब कहानी, समझ गए हो गया आई गेस। तो बेटा ऐसे करके ना बहुत सारे हैं ऑप्शंस, मैं आपको आज के सेशन में तो काफी लंबा हो जाएगा ये सब बताना। NDA का भी एक ऑप्शन है, आप जो बच्चा डिफेंस में जाना चाहता है वो NDA कर सकता है, और NDA इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। इनफैक्ट इतना अच्छा ऑप्शन है कि इसको बताने के लिए अलग से मेरे को 10 मिनट लगेंगे। NDA तो भैया इतना बढ़िया ऑप्शन है, सच बता रहे हैं, तुमको 4 साल कोई पैसा नहीं देना है, 4 साल ना रहना का पैसा, ना खाने का पैसा, ना पढ़ने का पैसा, कोई पैसा नहीं, 0 रुपीस। 4 साल के बाद तुम ऑफिसर बनकर निकलोगे, और 4 साल के बाद ऐसा नहीं है कि कोई इंटरव्यू में बैठो, ये करो वो करो तब तुम्हारी नौकरी। 4 साल के बाद आपकी नौकरी पक्की, और स्टार्टिंग का पे आउट है 70,000 रुपीज पर मंथ। NDA के थ्रू अगर निकलते हो तो मिनिमम है, और अगर तुम कोई टफ इलाके में पोस्टेड होते हो जैसे सियाचिन हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो वहां पर आपको 1 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा। और ये तो सिर्फ पैसा मिलेगा, पैसे के साथ गाड़ी मिलेगी, गाड़ी के साथ पेट्रोल सरकार देगी, इसके साथ ड्राइवर सरकार देगी, इसके साथ कुक, खाना बनाने के लिए आपके कुक सरकार देगी, और कुक के साथ आपका हाउस हेल्प, घर में काम करने के लिए कोई भैया दीदी होते हैं ना, बाई वाई जिसको कहते हैं आप, हाउस हेल्प, ये भी सरकार देगी, प्लस पैसा देगी, खर्चा आपका कुछ बचा ही नहीं, समझ रहे हो। तो NDA के बारे में फिर कभी बताऊंगा, इतना बढ़िया ऑप्शन है। तो इंजीनियरिंग में तो आपके ये सारे ऑप्शंस हैं, ये मैंने आपको ऑप्शन नंबर 1 बताया। अब आप बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। तो ऑप्शन नंबर 2 है कि दूसरे कोर्सेज कर सकते हैं। तो अभी बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं दिखाया, तो मैं छोटे में बता देता हूं कि मैंने इस पे एक डिटेल सेशन लिया है, बीटेक वर्सेस BCA वर्सेस BSc। अगर आपको चाहिए कि आप जानना चाहते हैं कि सर हम दूसरे ऑप्शंस के लिए भी ओके हैं, तो जो बच्चा दूसरे ऑप्शन पे और एक और डिटेल वीडियो चाहता है कि सर ऑप्शन 2 में आप बताओ ना, पायलट बन सकते हैं क्या, CA बन सकते हैं क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर ऐसे करके
एक्चुअरी साइंस में जा सकते हैं क्या? एक्चुअरी साइंस एक साइंस मतलब एक ऐसा ही कॉमर्स का सेगमेंट होता है, वहां जा सकते हैं क्या? टीचर कैसे बन सकते हैं? यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं? आज के डेट में यूट्यूब पे भी बहुत लोग पैसा कमाते हैं। तुम्हें से कौन कौन कोई है ऐसा जो यूट्यूबर बनना चाहता है कि सर आगे चल के मेरे को कंटेंट बनाना है, मेरे को फेमस होना है और पैसा बहुत कमाना है, तो आज के डेट में यूट्यूबर बन सकते हो। तो अगर आप ये पेज चाहते हैं ऐसा कोई सेशन, तो कमेंट बॉक्स में ऑप्शन 2 जरूर लिखिएगा। ऑप्शन 2 से मेरे को समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन 2 पे आप डिटेल वीडियो चाहते हैं, तो मैं ऑप्शन 2 पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको बस ये बता देता हूं, ये 3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, बीटेक वर्सेस बीसीए वर्सेस बीएससी, विच डिग्री इज बेटर फॉर योर करियर। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा, आपको इससे काफी हद तक बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तीसरे ऑप्शन में आते हैं स्टडी अब्रॉड का ऑप्शन। अब देखो, मैं इस पे भी अभी ज्यादा समय इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि कम बच्चों ने कहा है, परंतु ऐसा नहीं है कि कम बच्चे होंगे, हो सकता है इस सेशन में, अभी इस सेशन में ऑप्शन 3 वाले ज्यादा बच्चे आए नहीं हो, पर बाद में हो सकता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर हमारे पास पैसा है, हम अब्रॉड जाना चाहते हैं, या सर हमारे पास पैसा है, आप बताओ कि हम कोई बिजनेस कर सकते हैं क्या जिसमें हमारे को बहुत मुनाफा हो, या हमारे पास आइडिया है सर, आप हमको बताओ कि हम स्टार्टअप कैसे खोल सकते हैं, आइडिया है पर पैसा नहीं है, या हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आइडिया है, हम किस इन्वेस्टर को पिच कर सकते हैं या कहां से हम और फंडिंग उठा सकते हैं जिससे हमारा बिजनेस चल जाए, तो वो सारी चीजें हम ऑप्शन 3 में करेंगे। ठीक है, तो अगर जो बच्चा ऑप्शन 3 पे डिटेल वीडियो चाहता है, ऑप्शन 3 क्या था वापस से लिख दे रहा हूं कि आप या तो बिजनेस में जाना चाहते हैं, या फिर स्टार्टअप में जाना चाहते हैं, या फिर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं। ठीक है, या फिर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं। देखो, ये तीसरा ऑप्शन उसी बच्चे के लिए अच्छा रहेगा जिसके पास अपना पर्सनल, मतलब पिताजी का या उनके फैमिली का इनकम काफी अच्छा है, मतलब उनके पास पैसे काफी अच्छे हैं। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि सर हमारे पास पैसा भी अच्छा है फिर भी हम अच्छा नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ऑप्शन 3 में जिन बच्चों के पास अच्छा खासा पैसा है बट दे डोंट नो व्हाट टू डू, तो उनके लिए एक ऑप्शन 3 बढ़िया बनता है। तो ऑप्शन 3 जो बच्चा चाहता है वो लिख सकता है कि सर हमको आप ऑप्शन 3 पे डिटेल वीडियो दे दो, तो ऑप्शन 3 आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, आई विल मेक अ डिटेल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। कुछ बच्चे लिख रहे हैं हाँ सर 2 और 3 दोनों पे बता दो। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा कुछ बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट ये सारे बच्चे जो सारे अब्रॉड जा रहे हैं, AIR1 लाया, मेजॉरिटी बच्चा जा रहा है क्योंकि भाई अब्रॉड में बहुत ऑप्शंस भी है, तो अब्रॉड का नंबर भी बढ़ रहा है, चारों तरफ गवर्नमेंट डेटा कहता है। इनफैक्ट पीयूष बंसल जो लेंसकार्ट के को फाउंडर रहे हैं, ही ऑल्सो वेंट टू अब्रॉड कंट्री क्योंकि इनका IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके बाद जब वो लौटे तो ही स्टार्टेड लेंसकार्ट, और लेंसकार्ट आज सारे लोग जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने स्टडी अब्रॉड का इनफैक्ट पूरा चैनल भी बनाया है इसी के लिए, तो कोई बच्चा अगर स्टडी अब्रॉड में पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा, वेदांतु स्टडी अब्रॉड। इस पर आपको काफी सारा कॉन्टेंट मिलेगा जो यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको इस सेशन में मजा आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि अगर आपको ऑप्शन 1 पे और वीडियो चाहिए तो या तो ऑप्शन 1 लिख दीजिए या फिर मोर लिख दीजिए, तो मैं ऑप्शन 1 या मोर लिख दीजिए तो ऑप्शन 1 पे बना दूंगा और डिटेल वीडियो। ऑप्शन 2 चाहिए तो ऑप्शन 2 लिख दीजिएगा, ऑप्शन 3 चाहिए तो ऑप्शन 3 लिख दीजिएगा, जिसपे भी डिटेल वीडियो चाहिए, जिसके भी ज्यादा सपोर्ट रहेंगे मैं उस पर बना दूंगा। ठीक है, That was all for this session. Hope you loved and enjoyed it. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिसकी आपको रियली में आपको फिक्र है, आप जिसकी कद्र करते हैं, आप चाहते हैं कि वो इंसान, वो दोस्त आपका अच्छा रहे और उसके साथ कुछ गलत ना हो। आप उसे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है वो भी भटका हुआ हो, उसको भी ऑप्शंस नहीं मिल रहे हो, उसको यहाँ से मदद मिलेगी। ठीक है, सो प्लान बी शुड बी देयर। चलो बाय बाय, टेक केयर। भाई साहब 3 मिनट 10 सेकंड का ये वीडियो है, मां कसम।